हरियाणा और जम्मू कश्मीर में किसकी बनने वाली है सरकार? जनता ने अपना फैसला मतदान के जरिए दे दिया है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पे वोटिंग खत्म हो चुकी है। दोनों जगह के उम्मीदवारों का फैसला अब ईवीएम में बंद हो गया है। लेकिन एग्जिट पोल पे आज हम बात करेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में किसका राज आने वाला है या हरियाणा में किसकी चौधराहट चलेगी। ये दोनों चुनाव बड़े महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे देश ही नहीं पूरी दुनिया की नजर है कि जम्मू कश्मीर किसको चुनने वाला है, और हरियाणा पे भी पूरे देश की नजर है, क्योंकि ये दोनों चुनाव आने वाले समय में देश की पॉलिटिकल दशा और दिशा तय कर देंगे। ऐसे में इन दोनों का रिजल्ट क्या है, इस पे आज हम बात करेंगे। दिल थाम कर रहिए, एक एक सीट के बारे में बताएंगे कि किसको जीत मिल रही है और किस पार्टी को बहुमत मिल रही है और कौन सरकार बना रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 अक्टूबर को वोटिंग खत्म हो गई थी, जबकि आज हरियाणा में आज वोटिंग खत्म हुई है और हरियाणा की जनता ने आज अपना फैसला दिया है। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ है, जबकि हरियाणा में भी 90 सीटों पे ही मतदान हुए। मतलब दोनों जगहों पे 90-90 सीटों पे मतदान हुआ है। 90 सीटों में जिसको 46 सीटें आ जाएंगी उसकी सरकार बन जाएगी, उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो ज्यादा हम इंतजार नहीं कराते हुए सीधे हम पहले कश्मीर पे आ जाते हैं। कश्मीर के बाद आपको हरियाणा का एग्जिट पोल दिखाएंगे। कश्मीर के एग्जिट पोल पे अगर बात करें तो कश्मीर का चुनाव 10 वर्षों बाद हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था केंद्र सरकार को कि यहाँ पे चुनाव कराया जाए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यहाँ पे चुनाव करवाए हैं। 10 वर्ष पहले यहाँ 2014 में चुनाव हुए थे, उस समय 87 सीटों पे चुनाव हुए थे। इस बार 90 सीटों पे है। जब पिछली बार चुनाव हुए थे तब 87 सीटों में 28 सीटें पीडीपी को मिली थी, जिस पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है। और इस बार हालांकि वो चुनाव नहीं लड़ रही है, उसकी जगह उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती प्रचार कर रही थी और इस बार वो विधायकी का इलेक्शन लड़ रही है। दूसरे नंबर पे पिछली बार बीजेपी रही थी, उसे 25 सीटें मिली थी। तीसरे नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही थी, उसको 15 सीटें मिली थी। जबकि चौथे नंबर पे कांग्रेस पार्टी रही थी और उसको 13 सीटें मिली थी। और पिछली बार का ये चुनाव परिणाम था कश्मीर का, लेकिन इस बार काफी कुछ बदला है। कश्मीर में पिछले 10 वर्षों में बहुत कुछ बदल गया। जैसे कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने वहां से धारा 370 हटाने का ऐलान कर दिया। धारा 370 के हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव कश्मीर का होने जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं है। जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि दिल्ली है। तो जम्मू कश्मीर में अब किसी को भी सत्ता मिल जाए, बिना केंद्र सरकार के इंटरफेरेंस के वहां सरकार अच्छे से चल नहीं सकती है। इसका भी ध्यान रखना होगा। जम्मू कश्मीर की जनता पे पूरे देश और दुनिया की निगाह इसलिए भी है कि धारा 370 के बाद वो पहली बार अपने राज्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए हुक्मरानों को चुनेंगे। तो ऐसे में उनका दिया गया फैसला हर किसी की नजर में होगा, कि क्योंकि अगर उन्होंने बीजेपी को वहां पे अच्छा बहुमत दे दिया तो ये मान लिया जाएगा कि धारा 370 हटाने का कश्मीर की जनता ने स्वागत किया है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां जैसे कि पीडीपी, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां सरकार में आ जाती हैं, तब ये भी मान लिया जाएगा कि धारा 370 के हटाने के विरोध के रूप में वहां की जनता का जनादेश माना जाएगा। और इन्हीं चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर का ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी अपने दम पे इलेक्शन लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके नेता फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है। इसके अलावा पीडीपी भी वहां अकेले मैदान में है। इसके अलावा राशिद इंजीनियर को जेल से इसी वक्त निकाला गया है, तो वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। और सजाद लोन, उनकी भी पार्टी इलेक्शन में के मैदान में है। तो इन सब के बीच ये मुकाबला इस बार हुआ है जम्मू कश्मीर में। और जहां तक जो रिपोर्ट आ रही है और जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, उसके अनुसार कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में 9 से 13 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को वहां 27 से 31 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलाकर 38 से 40 सीटें जीत सकती है। 40-42 के लमसम में ये दोनों पार्टियां रह सकती हैं। जबकि पीडीपी, पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती है, इस बार इलेक्शन हालांकि वो नहीं लड़ रही है। उनकी जगह उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने काफी प्रचार किया है। हर जगह उन्हें भी जीत दिलाने की चुनौती है, लेकिन लगता है इल्तिजा को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि बहुत अग्रेसिवली चुनाव प्रचार इल्तिजा मुफ्ती ने किया था। बावजूद उसके जो चुनावी एग्जिट पोल दिख रहा है उसमें 9 से 12 सीटें पीडीपी को मिलती हुई दिख रही हैं। सजाद लोग 1 सीट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहां पे बीजेपी को 25 सीटें आती हुई दिख रही हैं। राशिद इंजीनियर की जो पार्टी है उनको भी 2 से 5 सीटें मिलती हुई दिख रही है। हालांकि राशिद इंजीनियर अगर जेल में होते तो शायद उनको ज्यादा सीटें मिलती, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, क्योंकि जेल से निकलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि वो बीजेपी ने उनको जेल से निकाला है और उनको दिया गया वोट बीजेपी का वोट है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने इस मामले में उनका बड़ा ध्यान रखा है
और कम सफलता मिली है वहां पर राशिद इंजीनियर को। जमायत के लोग भी इस चुनाव में थे और जमायत को 0 से 1 या बहुत से बहुत 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने जमात को बंदूक के दम पे वहां राजनीति या गुंडागर्दी करते हुए देखा, तो वो खुद चौंक गए कि जो बंदूक के दम की पे खेती करते थे वो अब वोट मांगने कैसे आ गए। तो जम्मू कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल खुल गया है, वहां किसी को भी बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में सरकार सिर्फ 2 ही तरीके से बन सकती है, अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ साथ पीडीपी अगर उनका समर्थन कर दे तब सरकार बन सकती है, या फिर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर दे, क्योंकि इसकी भी संभावना जताई जा रही है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला चुनाव बाद कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ भी गठबंधन कर सकते हैं। उस स्थिति में बीजेपी भी कश्मीर में अपना झंडा बुलंद कर सकती है। कश्मीर का ये चुनाव अब्दुल्ला परिवार और महबूबा मुफ्ती परिवार दोनों का आगे का भविष्य तय कर देगा, क्योंकि उन दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा इस बार चुनाव में दांव पे लगी हुई है और ये चुनाव ही उनका फैसला करेगा। देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या होता है। हालांकि हमारा एग्जिट पोल यही बता रहा है वहां किसी को बहुमत नहीं मिल सकती है, और अगर किसी की सरकार नहीं बनी तो फिर से राष्ट्रपति शासन के कुएं में ढकेल दिया जा सकता है जम्मू कश्मीर बहुत ही निर्णायक स्टेट है। और अब हम जम्मू कश्मीर के बाद सीधा आपको हरियाणा लिए चलते हैं। हरियाणा के चुनाव पे भी सबकी नजर है कि वहां किसकी चौधराहट चलेगी। पिछले 10 वर्षों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, वहां 9.5 वर्षों तक मनोहर लाल खट्टर उस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आखिरी 6 महीने में बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया, मनोहर लाल खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को कमान दे दी। तो नायब सिंह सैनी कितना कमाल कर पाए हैं या क्या नहीं कर पाए हैं वो भी इसी एग्जिट पोल में आपको पता लग जाएगा। पिछली बार के चुनाव परिणाम में आपको हरियाणा का बता देता हूं। वहां पे कुल 90 विधानसभा सीटें हैं और 90 में से पिछली बार बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। 40 में बीजेपी जीती थी, जबकि 31 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। जेजेपी को 10 सीटें आई थी, जबकि निर्दलियों को 7 और इनेलो को 1 सीट मिली थी। इस बार की बात अलग है, बीजेपी अकेले मैदान में उतरी है, जबकि जेजेपी जो कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी है वो भी 4.5 बरस उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उन्होंने बीजेपी से पिछले चुनाव में गठबंधन कर लिया था, लेकिन आखिरी 6 महीने में वो विपक्ष में उतर आए। तो जेजेपी ने इस बार वहां पे गठबंधन किया है बहुजन समाज पार्टी से। बसपा से उनका गठबंधन हुआ, कितना फायदा उसका मिलता है ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा इनेलो ने भी गठबंधन किया है चंद्रशेखर रावत से, जो कि एक दलित नेता के तौर पे उभरते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ उनका गठबंधन हुआ है। कांग्रेस अकेले मैदान में है पिछली बार की तरह। तो देखना दिलचस्प है कि इस बार क्या होता है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि बीजेपी आखिरी दौर में थोड़ी सी डर गई और प्रधानमंत्री मोदी 48 घंटे पहले ही हरियाणा छोड़कर भाग गए प्रचार से। अमित शाह ने भी अंतिम दिन वहां पर प्रचार नहीं किया। बड़े ही आश्चर्य की बात थी, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि बीजेपी वहां प्रचार ना करे जिन राज्यों में इलेक्शन हो। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व प्रचार से एक दूरी बना रहा था हरियाणा के। उसके बाद भी हम आपको एग्जिट पोल बता देते हैं कि वहां पे क्या परिणाम रहे हैं। तो एग्जिट पोल जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग इसमें संभावना यह है कि कांग्रेस को वहां 50 से लेकर 56 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को तमाम विरोधों के बाद 25 से 28 सीटें मिल सकती हैं, जबकि जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी उसको 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। इनेलो और अन्य जो निर्दलीय है उनको 5 से 60 सीटें मिलने का अनुमान है। तो इसका हम विश्लेषण इसके साथ साथ ही आपको कर देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। कांग्रेस को 50 से 56 इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को लेकर एक लोगों के प्रति प्यार उमड़ा था। 10 सालों के एंटी इनकम्बेंसी हरियाणा में देखी जा रही थी। हरियाणा के लोग लगातार परेशान थे और बीजेपी से वो लगातार जूझ रहे थे। पिछले 5 वर्षों में हरियाणा तमाम आंदोलनों के केंद्र में रहा। आप 2019 से शुरू करें तो उसके बाद किसान आंदोलन जब हुआ तो पंजाब के किसान हरियाणा के रास्ते ही दिल्ली आ रहे थे। हरियाणा के बॉर्डरों पे ही किसानों को रोका गया और हरियाणा के किसान भी किसान बिल से बहुत प्रभावित हो रहे थे। तो किसानों के मामलों को लेकर एक तरीके से बीजेपी के प्रति विरोध का माहौल हरियाणा में बनना शुरू हुआ और जब सारे किसान हरियाणा के बॉर्डर पर बैठ गए तो उनके लिए दूध दही लस्सी का इंतजाम हरियाणा के लोगों ने ही किया। पूरा जाट समुदाय उसी समय बीजेपी के विरोध में आ गया था और उसी का ये एग्जिट पोल में असर दिख रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह रही जवानों से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे भारत की सेना ने, भारत सरकार ने ऐलान किया कि अग्निवीर योजना का उन्होंने ऐलान किया था और अग्निवीर योजना में ये बताया गया कि मात्र 4 बरस के लिए सेना में नौकरी मिलेगी। हरियाणा देश का वो राज्य है जहां के अधिकतर युवा सेना में जाते हैं। उनका सपना होता है कि देश की सेना में जाना और देश के लिए कुछ कर गुजरना। ऐसे में जब 4 बरस की नौकरी का ऐलान केंद्र की मोदी सरकार ने किया तो उसके प्रति यहाँ के युवाओं का गुस्सा और बढ़ गया।
क्योंकि सेना की नौकरी ही एकमात्र रोजगार हरियाणा के बच्चों के लिए होती है, हरियाणा के युवाओं के लिए होती है। और ये नाराजगी इतनी बड़ी है कि उसका असर वोटों में दिख रहा है और इसका नुकसान बीजेपी को बहुत भयंकर हुआ है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में बेरोजगारी अनियंत्रित रूप से बढ़ी है, हर घर में बेरोजगार है। ऐसे में लगता है कि उन बेरोजगारों का वोट कांग्रेस की ओर चला गया है, जो लगातार सरकार से नाराज थे। उन्हें नए रोजगार नहीं मिल रहे थे, प्लस जो सेना की नौकरी होती थी उसे भी 4 बरस के लिए कर दिया। ये बहुत नुकसान इसने बीजेपी को पहुंचाया है। हरियाणा का तीसरा मुद्दा अगर देखें तो यह पहलवानों से रिलेटेड है। महिला पहलवानों का मुद्दा भी यहीं से निकला, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बैठ गए। उनका आरोप था कि जो बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह है वो महिला पहलवानों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, और इसको लेकर उन्होंने लगातार प्रधानमंत्री मोदी से मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसको लेकर जगह जगह आंदोलन किए महिला पहलवानों ने। कई दिन तक जंतर मंतर में विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया बैठे रहे। बावजूद बीजेपी की ओर से क्या क्या नहीं उनके लिए कहा गया, उनको क्या क्या नहीं बताया गया, तो उसको लेकर भी एक रोष और एक गुस्सा रहा। विनेश जब इस बार ओलंपिक में गई तो इस बार भी डिस्क्वालीफाई होने के बाद पदक नहीं जीत पाई, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने पटक दिया। बावजूद उसके बीजेपी की ओर से जिस तरह की टिप्पणियां आई, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए पक्ष में चली गई और बीजेपी के प्रति जनता की नाराजगी और बढ़ा गई। तो किसान, जवान और पहलवान का मुद्दा बीजेपी को हरियाणा में भारी पड़ा है और यह देखने में साफ नजर आ रहा है। लेकिन बावजूद जो 25 से 28 सीटें बीजेपी की दिख रही है, उसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि इसके पीछे बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बनाई। आप देखेंगे आज ही के दिन हरियाणा में, आज जबकि वोटिंग हुई है, आज ही के दिन किसान सम्मान निधि की पहली किस्त जो 2000 रुपए किसानों के खाते में आते हैं, वो आज रिलीज कर दी गई है। यानी कि आप वोट दीजिए और पैसा लीजिए, या फिर पैसा लीजिए और वोट दीजिए, कुछ ना कुछ उसका फायदा जरूर होगा। जब आपके अकाउंट में 2000 रुपए आते हैं और जब आप वोट डालने जाते हैं तो एक बार के लिए आपका मन डगमगा जाता है। क्या हरियाणा के वोटरों का मन डगमगाया है? हालांकि वो सत्ता कांग्रेस को दे रहे हैं, लेकिन कुछ सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो डगमगा दिया है उस पैसे ने वोट। हरियाणा में एक और वजह बीजेपी की जो इतनी कम सीटें आ रही हैं उसकी ये दिखती है कि मनोहर लाल खट्टर के प्रति बड़ी नाराजगी हरियाणा में रही। बावजूद उसके लगातार बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती रही। पिछली बार भी बहुमत बीजेपी को नहीं मिला था, बावजूद उन्होंने मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, जिसका नाराजगी का इतना असर दिखा कि 9.5 बरस के बाद उनको कुर्सी से उतार दिया गया। और मनोहर लाल खट्टर की हालत ये रही कि जो आदमी 9.5 बरस इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, उसका इस्तेमाल प्रचार में बिल्कुल नहीं किया गया। हरियाणा के प्रचार में आप देखेंगे मनोहर लाल खट्टर बिल्कुल साइलेंट रहे, उनको कहीं नहीं बुलाया गया। यहां तक कि नायब सिंह सैनी के बारे में कहा जाता है कि उनके गुरु है खट्टर साहब, बावजूद उसके नायब सिंह सैनी के क्षेत्र में ऐसे पोस्टर चिपकाए गए, इस तरह के पोस्टर बने कि उसमें 9 नेताओं के फोटोज थे, दिल्ली के भी और राज्य के भी, लेकिन बावजूद उन 9 नेताओं की फोटो में भी मनोहर लाल खट्टर की फोटो नहीं थी। बताइए, जो 6 महीने पहले तक हरियाणा का मुख्यमंत्री हुआ करता था, प्रदेश का सबसे बड़ा नेता हुआ करता था, उसकी फोटो अभी के मुख्यमंत्री ने हटा दी, जिसके गुरु है खट्टर साहब। तो मनोहर लाल खट्टर के प्रति इतनी नाराजगी थी कि जब मुख्यमंत्री तक को अपना फोटो अपने पोस्टर से हटाना पड़ गया, तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा की जनता किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को नापसंद इस बार कर रही थी। बावजूद उसके जो बीजेपी को सीटें मिल रही है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने कोशिश की कि कांग्रेस में सैलजा और हुड्डा का गुट दिखाया जाए और उनके बीच दलित वोटों का बंटवारा कर दिया जाए। इसमें शायद बीजेपी थोड़ी कामयाब हुई है। वो लगातार इस मुद्दे को उठाती रही कि सैलजा के साथ भेदभाव हो रहा है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहती है। हालांकि बीजेपी का प्लान था कि सैलजा को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया जाए, इसमें वो असफल हो गई, लेकिन इस मैसेज को देने में कामयाब रही है। कुछ वोटों का बंटवारा वहां हुआ और इसी के लिए, दलित वोटों के बंटवारे के लिए ही बसपा का गठबंधन जेजेपी से करवाया गया और इनेलो का गठबंधन वहां पे चंद्रशेखर रावण से करवाया गया, ताकि जो दलित वोटों का बिखराव है उधर बट जाए। एंटी बीजेपी वोट बांटने के लिए बीजेपी की तरकीब कितनी काम की है तो आने वाले दिन में पता लगेगा। लेकिन ये जो चुनाव, इसका संदेश साफ है कि बीजेपी ने तमाम तरकीबें अपना ली, लेकिन उसे कांग्रेस को सत्ता में आने से नहीं रोक पा रही है। अपनी सीटें थोड़ी बहुत कम जरूर हुई है, खुद को बचा कर रखा है, लेकिन कांग्रेस वहां आराम से सत्ता में आती हुई दिख रही है और 50 से 58 के बीच की सीटें उसे मिलती हुई दिख रही है। एक और बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि कुछ सीटों पे कड़ी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी में। अगर वो सीटें कांग्रेस की ओर मुड़ जाती हैं उस दिन, तो हो सकता है कि कांग्रेस वहां पे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ले, यानी 70 से प्लस का आंकड़ा भी जा सकता है। यह भी एक संदेश बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जेजेपी की अगर हम बात करें दुष्यंत चौटाला की,
तो दुष्यंत के प्रति किसानों के मन में नाराजगी थी, पहलवानों के मन में नाराजगी थी, और उसका सीधा असर हरियाणा के चुनाव में दिख रहा है। और उसका सीधा असर हरियाणा के चुनावों के इन एग्जिट पोल में होता हुआ दिख रहा है, जहां उन्हें 0 से 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। पिछली बार वो 10 सीटों पे चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार हरियाणा की जनता इस कदर नाराज हुई कि उन्हें शायद 0 पे न समेट दे। उसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि पिछली बार का जब चुनाव हुआ था तो वो बात करते थे कि अगली बार जमुना पार, वो बीजेपी को जमुना पार कराने की बात कर रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट आ गए तो उसी बीजेपी के साथ गठबंधन कर हरियाणा में उन्होंने उसी बीजेपी की सरकार बना दी जिसको वो जमुना पार करवा रहे थे। तो इसको लेकर हरियाणा के किसानों में भी नाराजगी है। जब किसान आंदोलन हुआ उस वक्त वो किसानों से मिलने नहीं गए, जब पहलवानों का आंदोलन हुआ वो पहलवानों के साथ खड़े नहीं हुए। इसका सीधा नुकसान दुष्यंत चौटाला को हुआ है और उसका सीधा फायदा कांग्रेस को हो गया है। इसके साथ साथ इनेलो जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी है उसका भी कुछ खास असर होता हुआ हरियाणा में नहीं दिख रहा है। और ये कारण है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वो इन पार्टियों में न बंटकर कांग्रेस को एकमुश्त गया है और इसीलिए कांग्रेस सरकार बनाती हुई वहां पे दिख रही है। तो मामला साफ है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों का मैंने जहां तक आपको बताया है, हरियाणा में कांग्रेस को एक तरफा बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है, जबकि जम्मू कश्मीर त्रिशंकु विधानसभा के आसार वहां दिख रहे हैं। वहां किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तोड़ जोड़ की सरकार कश्मीर में चल सकती है, पूरी संभावना दिख रही है कि वहां तोड़ जोड़ वाली सरकार बनाई जा सकती है। अब इसमें कांग्रेस कितना ध्यान दे पाती है या फिर बीजेपी उसमें भारी पड़ेगी, ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के इलेक्शन पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनके बीच एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आप अगर इन दोनों राज्यों के वोटर हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने किसको वोट दिया और आप किस किस सरकार चाहते हैं। एग्जिट पोल तो यही इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और कश्मीर में कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आ रहा है का मतलब यह है कि शायद राष्ट्रपति शासन लग जाए या फिर जोड़ तोड़कर हो सकता है कि पीडीपी, कांग्रेस और एनसी अगर मिल जाती है तो विपक्षी पार्टियों की सरकार बन जाएगी, या फिर अगर बीजेपी ने कोई तोड़ जोड़ करी हो सकता है बीजेपी सत्ता में भी आ जाए, वहां भी वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कैसी लगी आपको ये एग्जिट पोल ये भी जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे क्योंकि आपका कमेंट भी महत्वपूर्ण है कि आप क्या सोचते हैं, आपकी सोच ही लोकतंत्र को और खूबसूरत बनाती है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और बाकी अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।